पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि हमने अभी तक आपकी यूनिट 1 कंप्लीट कर दी, यूनिट 2 कंप्लीट कर दी, अब हम करेंगे आपकी यूनिट 3। यूनिट 3 में नियर अबाउट आपके 200 लमसम क्वेश्चंस होंगे। सो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हमारी आपसे एक अंतिम जो है हम आपको एक राय और दे सकते हैं कि आपके पीजी पॉइंट ऐप पे इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको पेड में 2 PDF मिलेंगी। एक आपको मिलेगी EVS की, एक आपको मिलेगी तकनीकी परिप्रेक्ष्य की। अभी पेपर नहीं हुआ है, अभी भी समय है कि आप उन्हें ले सकते हैं। 75 रुपीज़ की PDF थी, उस पर अब आपको 25% ऑफर पे पेपर के टाइम पे मिल रही है, मात्र 50 रुपये में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरी, सूचना, संदेश और विज्ञापन। ऑप्शन डी। व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः बच्चों के भाषा के प्रयोग के लिए किया होना चाहिए। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्न बताओ। एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न सर्वाधिक को महत्व देंगे कि गांधी जी जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों? हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है आपका? तो बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल में मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या है? लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौखिक वार्तालाप। उसके अंदर बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमित प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है आपका पोर्टफोलियो। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है आपका? तो ये जानना कि भाषा सीखने में बच्चों के किस की आवश्यकता है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? तो पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है आपका? तो प्रश्न पूछना, परिचर्चा, प्रतिक्रिया, ये सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता में के आकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है आपका? तो भाषा प्रयोग पर बल देना। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका? तो रिपोर्टिंग करना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है आपका? तो अर्थ जोड़कर पढ़ना, अक्षर जोड़कर पढ़ना। सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चे ने क्या सीखा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर क्या है आपका? तो पोर्टफोलियो। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका? तो भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है आपका? तो क्या हो सकता है? भाषा में आकलन। पोर्टफोलियो क्या है आपका? तो बच्चे की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। 8वीं कक्षा में बच्चों को भाषा के आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते? तो साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी, इन तीनों से, यानी सत्य असत्य, पूर्ति परीक्षा और बहुविकल्पी परीक्षा। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक होता है? तो ब्लूप्रिंट को। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो बच्चों के पास और फेल करने का वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो विचारों की मौलिकता को। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो फेरी वाले की आवाज़ सुनिए और किसी एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मक का
आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो ऑप्शन ए मुक्त अंत वाले प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए तो ऑप्शन डी आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है आपका? तो पार्ट में आई कहानी को आगे बढ़वाना। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देंगे। मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है आपका? तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता, ये सभी। उसके बाद में है कि प्राथमिक स्तर का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है आपका? तो पोर्टफोलियो। अवलोकन को आकलन का भाग नहीं कहा जा सकता है जब अवलोकन आपका कैसा हो? नियमित रूप में किया जा रहा हो। शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है? तो संप्रत्तियों को स्पष्ट करने में सहायक और पाठ्यवस्तु में रुचिकर, यानी बी और सी दोनों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका प्राकृतिक सौंदर्य की कविता का पाठ कराते समय विद्यार्थियों को बगीचे में लेकर जाती है। वह पाठ्यवस्तु कविता को रुचिकर बनाना चाहती है। विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता को बेहतर बनाने में सर्वाधिक सहायक क्या है आपका? तो भाषा प्रयोगशाला। शिक्षण सहायक सामग्री आपकी क्या है? तो शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है, प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है। उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है अनावश्यक प्रयोग करने पर या आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है? तो चित्र एवं नमूने। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना क्या है? तो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है, भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का निर्माण करता और शिक्षण में कुशलता थी। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। श्रव्य से साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस पर आधारित नहीं करता है कि इससे अधिगम परिपक्व होता है। बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक क्या है आपका? तो फ्लैनल बोर्ड। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि, ये आपका भाषा में सहायक और साहित्य को समझने में सहायक है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि को अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। पाठ्य पुस्तक के संबंध में कथन उचित नहीं है, क्या नहीं उचित है? तो पाठ्यवस्तु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होती है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि आपकी कौन सी है? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, पेस्टोलॉजी और अनुकरण विधि। लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका? तो लिखने के कौशल। वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार आपके क्या है? तो मौन, सस्वर और अध्ययन, ये सभी हैं। हिंदी लेखन का मुख्य पक्ष आपका क्या है? तो सुलेख, पाठ्यवस्तु, भाषा संबंधी, ये सभी हैं। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं तो कौन करते हैं? लेखन शिक्षण। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि आपकी कौन सी है? तो अनुकरण और संप्रेषण दोनों। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका? तो तार्किक योग्यता का विकास करना और मनन शक्ति दोनों। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि क्या है आपकी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि। लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका? तो लिखने के कौशल। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका? तो दोनों, पढ़ना और बोलने का कौशल। उसके बाद में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है आपका वाचन शिक्षण में। वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार आपके कौन से हैं? तो कौन से हैं? सस्वर वाचन, अध्ययन और मौन वाचन सभी। हिंदी लेखन का मुख्य पक्ष आपका क्या है? तो सुलेख, भाषा संबंधी और पाठ्यवस्तु, ये सभी। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं तो कौन करते हैं आपके? लेखन शिक्षण। सस्वर वाचन का मुख्य पक्ष आपका क्या है? तो ऑप्शन सी, यानी संवेद वाचन और वैयक्तिक, तो दोनों ही सही हो जाएगा। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण किया जाता है तो द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ आपकी कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, अनुवाद विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण में महत्व देते हैं तो दोनों पर, यानी बोलने और सुनने पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की आवश्यकता क्या है आपकी? तो आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। उसके बाद में क्या है? द्वितीय भाषा शिक्षण का नियम क्या है आपका? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी ध्वनियों का बहुत अभ्यास करना और शुद्ध उच्चारण। द्वितीय भाषा शिक्षण की समस्या क्या है आपकी? तो लेखन, उच्चारण की और संरचना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। कहानी का मूल तत्व क्या है? शैली, कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कहानी का मुख्य रूप क्या है आपका? तो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों। कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका? तो स्मृति शक्ति का विकास, स्वस्थ मनोविनोद, कल्पना शक्ति का विकास, ये सभी। कहानी और उपन्यास में समानता क्या है? तो शैली और कथानक की। साहित्य में कहानी का उपयोग है तो पाठ्यवस्तु और शिक्षण विधि। कहानी की विशेषता क्या है आपकी? तो कल्पना शक्ति का विकास, ध्यान केंद्रित
चारित्रिक विकास, उपर्युक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपन्यास की विशेषता क्या है आपकी, तो अनेक कथाएं, जीवन का व्यापक रूप, वृहद रूप, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हिंदी शिक्षण के मुख्य घटक आपके कौन से, तो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण आयाम, शिक्षण प्रविधियाँ तथा सूत्र, ये सभी। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि आपकी कौन सी है, तो आगमन निगमन विधि, अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, ये सभी। हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रविधियों में और अप्रत्यक्ष प्रविधियों में। हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि कौन सी है आपकी, तो नाटक विधि, कहानी विधि और संवाद विधि, उपर्युक्त सभी। पाठ्य वस्तु स्वामित्व की विधि कौन सी है आपकी, तो पर्यवेक्षण विधि है। भाषा कौशल की शिक्षण विधि कौन सी है आपकी, तो सामूहिक अभ्यास विधि, अनुकरण विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण किया जाता है तो द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ क्या हैं आपकी, तो अनुवाद विधि। अनुवाद प्रक्रिया के तत्व क्या हैं आपके, तो भाषा अनुवाद के तत्व और विधाओं के अनुवाद। अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है आपकी, तो आगमन निगमन विधि, पुस्तक विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका, तो द्वितीय भाषा की लिपि, शब्दावली तथा वर्तनी का बोध करना, भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना और परिपाक के लिए अवसर प्रदान करना। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या है आपका, तो मौखिक और लिखित। अपने भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है तो लिखित रचना में की जाती है। कहानी, नाटक तथा कविता के रूप क्या है आपका, तो मौखिक रचना। लिखित रचना से शिक्षण किया जाता है आपका, तो कलात्मक अभिव्यक्ति। पत्र लेखन संबंधी, देखो पत्र लेखन, निबंध लेखन का शिक्षण करते हैं तो लिखित रचना में। देखो और लिखो, ये शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं हम निबंध रचना में। निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका, तो कलात्मक लेखन क्षमता का विकास, निरीक्षण शक्ति का विकास और तर्क शक्ति का विकास, उपर्युक्त सभी। निबंध कलेवर का मुख्य पक्ष आपका क्या है, तो उपसंहार, मध्य चरण और आदि चरण। रचना के रूप आपके कौन से हैं, तो लिखित और मौखिक रचना दोनों ही। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की विधा कौन सी है आपकी, तो तुलनात्मक लिखित रचना, वर्णनात्मक लिखित रचना और विवरणात्मक लिखित रचना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 100, यानी 12 मिनट में 100 क्वेश्चन हो गए हैं आपके पूरे। व्याकरण की विषय वस्तु क्या है आपकी, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। व्याकरण जो है वो विषय वस्तु है आपकी भाषा की। व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपका, तो कौशल ज्ञान और ज्ञान प्रयोग। व्याकरण शिक्षण की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है आपकी, तो निगमन और आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कैसी है आपकी, तो व्यावहारिक और साहित्यिक दोनों ही। व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है आपकी, तो शब्दानुशासन, भाषा की शुद्धता, भाषा का शरीर विज्ञान, ये सभी। पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है आपकी, तो पाठ्य वस्तु के तत्वों का प्रस्तुतिकरण का क्रम, शिक्षण क्रियाओं के रूप का स्वरूप, तो सभी सही हो जाएगा। प्राचीन पाठ्य योजना किसने दी है, तो आपके हर्बर्ट ने दी है। मूल्यांकन पाठ्य योजना जो है वो आपकी किसने दी है, तो ब्लूम ने दी है। मूल्यांकन पाठ्य योजना के कितने पद हैं, तो 3 पद हैं। पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष क्या होता है आपका, तो अदा, प्रदा और प्रक्रिया, सभी। पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं क्या होती हैं आपकी, तो शिक्षण उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन, ये सभी। पाठ्य योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो देखो पाठ्य वस्तु का तत्व, सहायक सामग्री, विधि एवं प्रविधियाँ, ये सभी। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं तो हर्बर्ट पाठ्य योजना। पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होती है आपकी, तो परिषद पाठ्य योजना और ब्लूम पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते क्या करते हैं प्रयुक्त आपका, तो विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा का ध्येय, ये सभी। कविता का अर्थ क्या है आपका, तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा। जीवन की समालोचना, रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, संगीत, लय, विचार, अभिव्यक्ति। शिक्षण के संबंध सौंदर्य तत्व होते हैं आपके, तो कौन से, भाव सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य और विचार सौंदर्य। कविता शिक्षण से भावना का विकास होता है आपका, तो कौन सा, तो सत्यम, शिवम और सुंदरम का। कविता शिक्षण की मुख्य विधि आपकी कौन सी है, तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा। प्रश्नोत्तर, व्याख्या या फिर गीतवाभिनय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्याख्यान विधि का प्रमुख प्रकार क्या है आपका, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। समीक्षा विधि, तुलना विधि और व्यास विधि, ये सभी। कविता शिक्षण की मुख्य प्रविधियाँ आपकी कौन सी हैं, तो कवि गोष्ठी, अंत्याक्षरी और कवि सम्मेलन, ये सभी। कविता वाचन के प्रकार आपके क्या हैं, तो राग युक्त वाचन, सचर वाचन और भावानुसार वाचन, ये सभी। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार, देखो स्वरूप है क्या है, तो सृजनात्मक गद्य। गद्य साहित्य का आशय होता है आपका, तो अनुभूति और ज्ञान दोनों से। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, तो प्रचलन विधि, उद्बोधन विधि और स्पष्टीकरण विधि।
गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो शुद्ध शब्द का उच्चारण, शब्द भंडार का विकास और रचनात्मक शक्ति का विकास। सभी माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयुक्त करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आपकी कौन सी है? तो आगमन और निगमन विधि। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि आपकी क्या है? तो स्पष्टीकरण प्रविधि। कविता होती है आपकी तो क्या होती है? अनेकत्व में एकत्व। कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सभी सत्य है कि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर हो, कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है। सुंदर और मनोहर में अंतर होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष के द्वारा। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया किसने किया? तो BS ब्लूम ने किया। कलात्मक उद्देश्य सम्मिलित किया गया है हाँ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पढ़ना लिखना और बोलना सुनना। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य क्या है आपके? तो स्वरचित कविता तथा निबंध आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण तथा सृजनात्मकता की वृद्धि करना, छात्रों में चिंतन की प्रकृति का विकास करना और उपर्युक्त सभी। हिंदी शिक्षण में परीक्षण प्रयुक्त करते हैं तो निष्पादन परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं क्या? कि निदानात्मक परीक्षण। हिंदी शिक्षण में शुद्धियों का पता चलता है निदानात्मक परीक्षण में। निदानात्मक से क्वेश्चन काफ़ी बने थे पिछले पेपर में, तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। निदान हेतु विधि प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन सी निरीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। भाषा शिक्षण में निदान करते हैं, किसका करते हैं? तो व्याकरण शुद्धियों का, भाषा की शुद्धियों का और भाषा के कटने का। निदानात्मक परीक्षण में को प्रयुक्त करते हैं, तो क्या प्रयुक्त करते हैं? कमजोर छात्र। उसके बाद में गृह कार्यों का स्तरीकरण होता है आपका, तो तार्किक ढंग से और मनोवैज्ञानिक ढंग से। गृह कार्यों के अधिनियम आपके कौन से हैं? तो स्पष्टता, अभिरुचि और स्पष्टता का अधिनियम। उसके बाद में गृह कार्यों के स्तरीकरण में शिक्षण सूत्र का उपयोग किया जाता है, और तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर। गृह कार्य की प्रमुख विशेषता आपकी क्या है? तो गृह कार्य शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित सीखने की परिस्थिति में, ये सभी आपके सही हो जाएंगे। छात्रों में परिपाक का अवसर दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह कार्य में। गद्य शिक्षण के दो रूप आपके कौन कौन से? तो सूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन। गद्य शिक्षण की विधि नहीं है आपकी, तो गतिविधि नहीं है। गद्य की प्रस्तावना की जा सकती है, तो इनमें से किसी का द्वारा नहीं। गद्य शिक्षण प्रस्तुतिकरण में प्रथम पद आपका कौन सा होता है? तो आदर्श वाचन। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष रस्सी के साथ हमारी रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। तो कविता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। कविता मूलतः जीवन की समालोचना है, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है आपकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथ्यू आर्नल्ड से। कविता की कौन सी विशेषता है आपकी? तो कविता में अनुभूति की प्रधानता होती है, कविता में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का समावेश होता है, और कविता में रस की प्रधानता होती है। ये सभी कविता शिक्षण की प्रणालियाँ क्या हैं आपकी? तो गीत तथा अभिनय प्रणाली, शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्याख्या एवं व्यास तथा तुलना एवं समीक्षा प्रणाली। ये सभी प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए कविताओं के चयन किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो कविताओं की भाषा सरल तथा चित्रमय हो, कविताओं में अक्षरों व शब्दों की अभिव्यक्ति हो, कविताओं में वर्णित विषय विद्यार्थियों के अनुभव क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, कविता शिक्षण में आवश्यक बात क्या होती है आपकी? तो ये सभी सही हो जाएगा। भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्र को समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। ये कथन किसका है? तो लज्जा शंकर का है। प्रचलित भाषा संबंधी नियम की व्याख्या ही व्याकरण है, ये कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए वैगन महोदय का है। व्याकरण को हम क्या कह सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाषा का शासक, शब्दानुशासन। और आपका भाषा विश्लेषण। व्याकरण शिक्षण की प्रणालियाँ क्या हैं आपकी? तो अव्याकरण या भाषा संदर्भ प्रणाली, प्रयोग एवं सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली एवं सूत्र प्रणाली। तो ये सभी सही हो जाएगा। व्याकरण को सरल एवं रुचिकर बनाने के उपाय आपके क्या हैं? तो ये सभी शिक्षा क्षेत्र में कहानी की उपयोगिता के कारण क्या होता है आपका? तो ये सभी कहानी के चयन करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। शैक्षणिक निदान की विधियाँ आपकी क्या हैं? तो ये सभी। शैक्षणिक निदान के क्षेत्र आपके क्या हैं? तो ये सभी।
उपचारात्मक शिक्षण की पद्धतियाँ क्या हैं आपकी, तो सामूहिक और व्यक्तिगत उपचार। पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है आपकी, तो पाठ्यवस्तु के तत्वों का, प्रस्तुतिकरण के क्रम का और शिक्षण क्रियाओं के स्वरूप का। ये सभी। प्राचीन पाठ्य योजना किसने दी थी आपकी, तो ऑप्शन बी हर्बर्ट ने दी थी। याद रखिएगा, प्राचीन पाठ्य योजना हर्बर्ट। पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं आपकी कौन सी होती है, तो शिक्षण उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, ये सभी। पाठ्य योजना का मुख्य तत्व आपका क्या है, तो विधि एवं प्रविधियां, पाठ्यवस्तु के तत्व, सहायक सामग्री, ये सभी पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं। हर्बर्ट पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होती है, तो परिषद पाठ्य योजना और ब्लूम पाठ्य योजना। सी एकदम सही हो जाएगा। पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं किसको, तो विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के लक्ष्य, ये सभी सही हो जाएगा। भावात्मक उद्देश्य का 5वां पद आपका कौन सा है, तो संगठन। मनोशारीरिक उद्देश्य के 6 पदों का विस्तार किसने किया था आपका, तो ऑप्शन बी सिम्पसन ने। मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद आपका कौन सा था, तो आदत बनाना। मातृभाषा शिक्षण की मुख्य विधि आपकी कौन सी है, तो ये सभी यानी व्याकरण, अनुकरण और अभ्यास। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी कौन सी है, तो ऑप्शन सी एकदम आपका सही हो जाएगा, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि। और वर्तमान में मन्नेतर भाषाओं की शिक्षा किस विधि में दी जाती है, तो अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष और संरचनात्मक विधि में। तो ये सभी सही हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी के रूप में। खेल विधि को निश्चित रूप से किसने प्रदान किया, तो कुक ने। और उसके बाद में किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रॉबेल ने। मॉन्टेसरी प्रणाली किन सिद्धांतों पर आधारित है आपकी, तो ज्ञानेंद्रियों, स्वतंत्रता और आत्मरक्षा, यानी इन सभी पर, आत्मशिक्षा पर ना। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था आपका, तो ऑप्शन बी कुक मार्कर्स ने किया था। प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो किलपैट्रिक ने किया था। बेसिक शिक्षण प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जा सकती है, तो इन सभी के माध्यम से, यानी सामाजिक, हस्तकौशल और प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से। मौखिक भाषा के मूल तत्व क्या हैं आपके, तो मौखिक भाषा के मूल तत्व आपके क्या है, ऑप्शन डी ये सभी, यानी अक्षर, शब्द और वाक्य। लिखित भाषा के मूल तत्व क्या हैं आपके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, यानी शब्द, वाक्य और लिपि। अनुलेख में बच्चे को किस प्रकार के हाँ तो अक्षर बनाने पड़ते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी आकार का। श्रुति लेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। तो फाइनली आपके 20 मिनट में पूरे 190 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में शुरू करेंगे आपकी यूनिट 4। तब तक के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से सेशन को लाइक कर देना है, और अगर अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। यूनिट 4 शुरू करते हैं, ठीक है।